Dear students, today first of all we are going to discuss about the inertial mass and gravitational mass. Inertial mass और gravitational mass ये अलग अलग कैसे हैं? मास तो एक ही चीज़ अभी तक हमने स्टडी की है, लेकिन मास के दो प्रकार होते हैं. एक्चुअल में मास की डेफिनेशन वही है कि मैटर ऑफ क्वांटिटी या मैटर पोसेस्ड बाय ए बॉडी इज नोन एज मास. बट देर आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट अबाउट द मास. तो फर्स्ट इज द इनर्शियल मास. इनर्शियल मास क्या होता है? जो हम न्यूटन के सेकंड लॉ में स्टडी करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सीलरेशन. तो यहाँ पर ये जो मास यूज हुआ है ये डिनोट करता है कि कितना उसके अंदर इनर्शिया है, कितना वो फोर्स लगा सकता है. तो इस मास को बोलते हैं इनर्शियल मास. तो हेयर इनर्शियल मास इज इक्वल टू दी फोर्स पर यूनिट एक्सीलरेशन. इसका ग्रेविटेशनल मास से या ग्रेविटी की वजह से क्या इफेक्ट होता है डजंट मैटर हेयर. तो ये जो इनर्शियल मास है ये मैग्नीट्यूड वाइज फोर्स के बराबर होगा अगर इफ़ ए इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. तो अगर एक बॉडी का एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उस सिचुएशन में उसका जो मास है दैट विल बी इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी. तो ये इनर्शियल मास होता है. सेकंड होता है ग्रेविटेशनल मास. ग्रेविटेशनल मास क्या चीज़ है? ग्रेविटेशनल मास क्या चीज़ है? ये जैसे कोई बॉडी है, उस बॉडी को जो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उन दोनों के बीच जो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को हम किसके बराबर लिखते हैं? उसके वेट के बराबर लिखते हैं, mg. तो यहाँ पर ये जो वेट है दिस इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर जो हम मास इनटू में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखते हैं, तो दिस मास इज रिप्रेजेंटिंग द ग्रेविटेशनल मास. तो वेट के कंपोनेंट में जो मास का कंट्रीब्यूशन है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल मास. और कोई मास किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाती है और वहाँ पर जब हम उसके मास को कंसीडर करते हैं तो वहाँ पर उसका इनर्शिया काम करता है, इनर्शियल कंपोनेंट काम करता है. तो वहाँ पे वो बन जाता है इनर्शियल मास और वो है ग्रेविटेशनल मास. तो ये दो अलग अलग तरीके के मासेस होते हैं. यहाँ पर ये जो ग्रेविटेशनल मास है इसको हम स्टडी कैसे कर सकते हैं? तो ग्रेविटेशनल मास तो हमने तो वेट के बराबर लिख दिया, लेकिन वेट के बराबर कैसे निकालेंगे? तो इसको हम ऐसे निकालते हैं कि मान लिया ये जो मास m है इसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. इसको जो अगर अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगा? g इंटू एम इंटू में m डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर, इसके बराबर हो जाएगा. तो यहाँ से अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वही चीज़ है और वेट भी वही चीज़ है. तो mg की वैल्यू क्या आ जाएगी? mg मतलब ग्रेविटेशनल मास की क्या वैल्यू आ जाएगी? इसी मास को ग्रेविटेशनल मास जब हम बोलेंगे दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वेट डिवाइडेड बाई gm बाई और आर स्क्वेयर. और ये gm बाई आर स्क्वेयर ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है उस बॉडी का इनर्शिया कितना है. तो यहाँ पे दिस इज रिप्रेजेंटिंग द इनर्शिया ऑफ द बॉडी. तो अगर I की वैल्यू 1 हो जाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज I. तो अगर I की वैल्यू 1 हो जाएगी तो mg ग्रेविटेशनल मास किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर. मतलब उसका वेट कितना है उसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये f किसके बराबर है? वेट के बराबर है. तो ये I की वैल्यू 1 लेंगे तभी इसको डिफाइन करेंगे. इसलिए इनर्शिया का कोई भी इफेक्ट नहीं होता ग्रेविटेशनल मास में.
और ये जो इनर्शियल मास है इसमें इनर्शिया का इफेक्ट होता है कि वो कितना फोर्स लगा सकता है एक बॉडी के ऊपर। तो दीज आर द टू कॉन्सेप्ट ऑफ द इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास। अब एक टॉपिक होता है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, अब है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? ये वो पॉइंट होता है जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर हम किसी बॉडी को किसी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रख दें तो उसका जो वेट है वो इस पॉइंट से, हम ये मानेंगे कि पूरा वेट इस पॉइंट से होके अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इफ वी प्लेस्ड इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज दैट पॉइंट वेयर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द फील्ड एक्ट। तो नेट जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इस पॉइंट से होके निकलता है। तो दिस इज द पॉइंट वेयर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए बॉडी और ये अर्थ से मान लिया किसी हाइट h पर है, तो इसका जो वेट होगा, जो हम बार बार यूज करते हैं mg वेट, वो mg वेट किस पॉइंट से होगा? वो mg वेट इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होगा। ना तो इधर से ना इधर से ना इधर से, कोई ऐसा एक पॉइंट होता है जहाँ से हम ये मानते हैं कि यहाँ से इसका पूरा वेट कंसीडर किया जाएगा। दैट इज नोन एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट। अब नेक्स्ट है कि एक सैटेलाइट क्या चीज़ है, सैटेलाइट को कैसे लॉन्च करते हैं, नीचे से ऊपर वो अर्थ के चारों तरफ क्यों घूमता है, आपने थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन सीखा है। और कोई भी चीज़ हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो तो वापस आ जाती है। सैटेलाइट ऐसा क्या चीज़ है जो अर्थ के तरफ या किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है? तो सैटेलाइट एक्चुअल में एक बॉडी का नाम है जो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करती है अपने ऑर्बिट में और किसी लार्ज बॉडी के चारों तरफ वो घूमती है। तो सैटेलाइट क्या चीज़ है? तो सैटेलाइट की ये डेफिनेशन है कि दिस इज ए बॉडी विच रिवॉल्व कंटिन्यूसली इन इट्स ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब जिस भी पाथ से, जिस भी सर्कुलर रास्ते से वो घूमती है उसको ऑर्बिट बोलते हैं। और किसके तरफ? अराउंड ए कंपैरेटिवली मच लार्जर बॉडी। दूसरी जो बॉडी जिसके चारों तरफ ये घूमती है उसका मास बहुत ही ज़्यादा होता है, वो बड़ी ही इसके कंपैरिजन में बड़ी होती है। तो सैटेलाइट इज a body which revolve continuously around a much larger body। ये खुद से काफ़ी बड़ी बॉडी के चारों तरफ घूमती है। सैटेलाइट वो चीज़ है। तो अब सैटेलाइट को हम कैसे लॉन्च करते हैं? सैटेलाइट के बारे में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल इसका बेसिक प्रिंसिपल, दिस इज द अर्थ जो कि स्फेरिकल है शेप में। अब इस पे से कोई सैटेलाइट को छोड़ना है, कैसे लॉन्च करेंगे सैटेलाइट को? मान लिया दिस इज ए बिग टावर, यहाँ से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो वो ऐसे गिरेगा आके,
थोड़ा आगे जाएगा फिर ऐसे गिर जाएगा, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को फेंकते हैं तो कुछ दूर जाके वो नीचे तो गिरता ही है। पैराबोलिक पाथ स्टडी कर चुके हम लोग। और अगर इसको तेज वेलोसिटी से छोड़ेंगे तो यहाँ आके गिर जाएगा, इससे भी तेज वेलोसिटी से छोड़ेंगे तो यहाँ आके गिर जाएगा, लेकिन अगर उससे भी तेज वेलोसिटी से छोड़ेंगे तो ये गिरेगा नहीं और इसके चारों तरफ लगातार ये ऐसे घूमता रहेगा। तो इस तरीके से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। एक बिग हाइट पे ले जाके कोई टावर या ऐसे कोई बिग हाइट, वहाँ से एक वेलोसिटी इसकी बढ़ाएंगे, वेलोसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ाएंगे, इतनी ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी इसको देंगे कि वो इसके ऊपर गिर ही नहीं पाए अर्थ के ऊपर, और ये इधर से बाहर की तरफ जाए। और वो लगातार कोशिश करता है फ्रीली फॉलिंग ऑन द अर्थ, लेकिन उसको ये अर्थ नहीं मिलती, इसलिए वो इसके चारों तरफ घूमता रहता है। तो ये जो वेलोसिटी होती है, जिस वेलोसिटी से हम इसको छोड़ते हैं, जिस वेलोसिटी के बाद ये सैटेलाइट अर्थ के ऊपर नहीं आता बल्कि ये बाहर निकल जाता है, वो एस्केप वेलोसिटी होती है, और इसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो अब ये ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे निकालें? अगर किसी सैटेलाइट को लॉन्च करना है और उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकालें? अब देखो यहाँ पे दो फोर्स लगातार लगेंगे। एक फोर्स तो लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाय अर्थ और दी प्लानेट, जिसका भी सैटेलाइट छोड़ना है, एक तो वो उसके ऊपर लगातार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, और दूसरा अगर कोई भी चीज़ रिवॉल्व करती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो वहाँ से हम ऑर्बिटल स्पीड को निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑर्बिटल स्पीड कैलकुलेट करते हैं। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। जब किसी सैटेलाइट को हम छोड़ देते हैं तो वो लगातार घूमता रहता है अपने ऑर्बिट में। तो जब भी ये घूमता रहेगा, मान लिया इसका मास m है, और मान लिया हम अर्थ के सैटेलाइट की बात करें तो यहाँ पर मान लिया ये r जो है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये जो ऑर्बिट है अर्थ के सरफेस से, ये मान लिया h हाइट पे है। तो सेंटर ऑफ अर्थ से और सैटेलाइट के बीच की जो दूरी है उसको मैंने स्मॉल r मान लिया। अब जब ये घूमेगा तो दो बातें होंगी, एक तो ये मास ऑफ अर्थ अपना मास है, इस सैटेलाइट का अपना मास है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो एक तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये अंदर की तरफ आना चाहेगा। दूसरा, जब कोई भी चीज़ रिवॉल्व करती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये जो सैटेलाइट है बाहर की तरफ जाना चाहेगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा कि जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंदर की तरफ लगेगा। इसकी वजह से ये अपनी एक कांस्टेंट रेडियस r पे, स्मॉल r पे घूमता रहेगा। तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन centrifugal force will be equal to the force of attraction applied by the earth, gravity force। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा? मास ऑफ सैटेलाइट इनटू में वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेडियस, मतलब इसके सेंटर से ये कितनी दूर है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये कैसे निकालते हैं हम लोग? G मास ऑफ अर्थ, कैपिटल M से डिनोट किया मैंने, मास ऑफ सैटेलाइट, और डिवाइडेड बाय रेडियल डिस्टेंस, मतलब सेंटर से उसकी कितनी दूरी है, उससे हमने इसको स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से ये जो ऑर्बिटल स्पीड v की वैल्यू आएगी, ये r से ये r कैंसिल, एक पावर, इस मास से ये मास ऑफ सैटेलाइट कैंसिल, तो v स्क्वायर आ गया gm बाई r। यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर द रूट gm बाई r। दिस इज द
ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो सैटेलाइट का मास जो है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि वो सैटेलाइट हल्का है या भारी है, डजेंट मैटर ऑन द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट, वो अपने ऑर्बिट में सेम स्पीड से घूमता रहेगा। दूसरा ये किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो ये डिपेंड करता है यहाँ पे जैसे अर्थ लिया मैंने तो मास ऑफ अर्थ, मतलब जिस भी प्लैनेट के चारों तरफ सैटेलाइट घूमते हैं, जो प्लैनेट हल्का होगा उसके चारों तरफ जो सैटेलाइट घूमेंगे उनकी स्पीड भी कम होगी क्योंकि उस प्लैनेट का मास m कम है। और अगर कोई प्लैनेट हैवी है, मास ज़्यादा है उसका, तो उसके चारों तरफ जो सैटेलाइट घूमेंगे उनकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। तो एक तो ये डिपेंड करता है कि किस बॉडी के चारों तरफ घूम रहा है। दूसरा ये किस पे डिपेंड करता है, ये रेडियल पोजीशन, मतलब जो भी प्लैनेट है उसके सेंटर से लेके सैटेलाइट के बीच की दूरी r, और ये r किसके बराबर है, r प्लस एच। Here r is representing radius of earth and h is representing the distance of satellite from the surface of earth। तो ये v की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, gm डिवाइडेड बाई r प्लस r, ये सॉरी r प्लस h, क्योंकि ये r प्लस h किसके बराबर है, स्मॉल r के बराबर है। तो दिस इज द वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द सैटेलाइट बाय विच इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। एक बात हमें पता है कि अगर हमें कहीं पर भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं, एक बार ये वैल्यू निकालते हैं हम, फिर हम इसमें क्या करेंगे, ये जो गिवन है हमारा जो अभी v की वैल्यू आई है वहाँ पर इस gm की जगह वैल्यू कुछ नहीं पुट करेंगे। तो एक बार हम g की वैल्यू निकालते हैं, g की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर पुट करेंगे। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लिया दिस इज ए ऑब्जेक्ट हुज मास इज m एंड दिस इज द अर्थ, इसको ये नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा जिसको हम इसका वेट बोलते हैं, और ये वेट किसके बराबर होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। तो एम जी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, जी इंटू एम डिवाइडेड बाई रेडियल पोजीशन, जो भी इनके बीच की दूरी है। और ये जो रेडियल पोजीशन जो होती है, हम अर्थ के सरफेस से ये मान लेते हैं कि कोई खास ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये इस आर को हम किसके बराबर ले लेते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ, इसलिए मैं इसको कैपिटल आर से डिनोट करता हूँ। तो यहाँ से m से m गया, g की वैल्यू क्या आ गई, जी एम बाई आर स्क्वेयर। अब देखो ये gm आया है, इस gm की जगह क्या लिख सकते हैं, g इंटू कैपिटल आर स्क्वेयर। तो वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट या ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट क्या बन जाएगी, या तो इसको लिख लो या इसको लिख लो, जी एम की जगह लिख दिया मैंने जी आर स्क्वेयर और डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। तो इस आर को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, जी बाई स्मॉल आर, और स्मॉल आर का मतलब क्या है, आर प्लस एच। तो इसको हम आगे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, आर प्लस एच। तो आपने क्या क्या याद रखना है, जो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट है वो ये भी हो सकती है, इस आर का मतलब ये आर प्लस एच है, तो एक तो ये याद रखना है। दूसरा, अगर आप इस जीएम की वैल्यू को इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हो तो याद रखना जीएम इजिकल टू जी आर स्क्वेयर। तो इसी में जीएम इजिकल टू जी आर स्क्वेयर रखोगे तो ये बन जाएगा और ये वाला ये बन जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्बिटल स्पीड। अब अगर टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का मतलब क्या है कि एक कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में सैटेलाइट ने कितना समय लगाया, दैट विल बी नोन एज द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट।
तो सॉरी ये SATELLITE टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि उसने एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना समय लगाया। तो टाइम पीरियड हम कैसे निकाल सकते हैं, एक साइकिल की डिस्टेंस, मान लिया ये दिस इज द साइकिल, ये अपनी स्मॉल r डिस्टेंस पे है, तो ये दूरी पूरे साइकिल की कितनी हो जाएगी 2πr डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, दिस विल बी द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। तो अब हम क्या करेंगे, v की वैल्यू को पुट कर देते हैं। v की वैल्यू मैंने अभी निकाली है, वहां से v की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो v की वैल्यू आई थी हमारी r√g/r, √g/r, और इस r की जगह आप कैपिटल R+h भी ले सकते हो, क्योंकि ये सैटेलाइट किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है, उस प्लैनेट की खुद की रेडियस है और ये कुछ दूरी पर घूमता है, जिसको हम R+h बोलेंगे इस स्मॉल r की जगह। तो t क्या आ जाएगा, 2πr डिवाइडेड बाई, इसकी जगह हम लिखेंगे r√g/r, ये आ गया हमारा। तो अब इसमें इस r को ऊपर ले चलते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 2π/r एज इट इज़, ये ऊपर वाला r एज इट इज़, और ये बन जाएगा r/g। इसको अगर आगे सोल्व करोगे तो 2π/r, और ये r अंदर जाके क्या बन जाएगा r², तो टोटल अंदर क्या बन जाएगा r³/g, वेयर दिस r इज रिप्रेजेंटिंग कैपिटल R+h। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 2πr डिवाइडेड बाई r, और इस r की जगह कैपिटल R+h का क्यूब डिवाइडेड बाई g। तो ये वैल्यू आ गई टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। अब अगर हम स्पेशली बात करें कि अर्थ का सैटेलाइट जो होते हैं वो कितना समय लगाते हैं एक साइकिल को कंप्लीट करने में, हम क्या करते हैं, हमें पता है कि अगर अर्थ की डेंसिटी अगर रो है तो अर्थ का मास किसके बराबर हो जाएगा, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, वहाँ से मास की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा हमारे पास जो g की वैल्यू है वो है gm/r, तो इस gm/r में हम मास ऑफ अर्थ की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो g की वैल्यू आ जाएगी। उस g की वैल्यू को यहाँ पर फिर हम पुट करेंगे, तो हम देखते हैं निकाल के। तो टाइम टेकन बाई अर्थ सैटेलाइट टू कंप्लीट वन साइकिल, इसी में हम स्पेशल केस ये करके देखते हैं। मान लिया सबसे पहले हमने निकालना है मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इनटू में डेंसिटी ऑफ अर्थ मटेरियल। वॉल्यूम ऑफ अर्थ मतलब 4/3 πr³ इनटू में रो, दिस इज द मास ऑफ द अर्थ। अब g की वैल्यू क्या होती है, gm/r। तो ये g की वैल्यू में हम क्या करते हैं, ये r का स्क्वायर होता है, तो gm/r² होता है ये एक्चुअल में। तो हम क्या करते हैं, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो ये इसका स्क्वायर रूट तब होता अगर r उधर होता, तो ये gm/r² होता है। तो r = gm/g पूरे का स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मास ऑफ अर्थ को पुट कर देते हैं g/r², और मास ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट कर दी 4/3 πr³ इनटू में रो। तो ये r² से ये कट गया, ये क्या बचा 4/3 πr² इनटू में कैपिटल G। ये G की वैल्यू आ गई। इस G की वैल्यू को जब यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे को टाइम पीरियड फॉर ए सैटेलाइट विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ ये आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू मैं पुट करता हूँ अब। दिस t इज इक्वल टू 2π/r इंटू में r+h का क्यूब एज इट इज, और ये जो g की वैल्यू आई है ये वैल्यू पुट कर देते हैं
4/3 पाई आर रो इंटू में जी। ये मैंने जी की वैल्यू पुट कर दी। अब क्या मान लेते हैं कि ये जो हमने r प्लस एच लिखा है, इस r प्लस एच की बजाय हम क्या मान लेते हैं कि h जो है बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो इस h प्लस आर की जगह उस सिचुएशन में हम क्या लिख सकते हैं, फिर सिर्फ r लिख सकते हैं। तो इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, देन r प्लस एच विल बिकम इक्वल टू r। तो ये t क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई आर, ऊपर तो बचेगा r क्यूब और ये नीचे 4/3 पाई आर रो जी, ये बच गया। तो नीचे वाले r से ऊपर वाले r का क्यूब का जब कट जाएगा तो सिर्फ r स्क्वायर बचेगा। दूसरी बात, r का स्क्वायर बचेगा। तो ये 2 पाई बाई आर, ऊपर r स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से बाहर क्या आ जाएगा, सिर्फ r बनेगा स्क्वायर रूट से बाहर आके। ये 3 को ऊपर ले जाओ और नीचे वाला 4 को अगर आप बाहर लेके आओगे तो बाहर आके वो 2 रह जाएगा। तो नीचे क्या क्या बचेगा, ये सॉरी r स्क्वायर को तो हम बाहर ले ही आए ऑलरेडी। तो ऊपर तो बचेगा एक तो 3, नीचे पाई रो जी, और इसका क्या है, स्क्वायर रूट है। तो ये 3 3 पाई बाई रो जी, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 2 से 2 गया, ये r से r गया, पाई को अंदर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 पाई स्क्वायर बनने वाला है, और ये पाई इंटू में रो इंटू में जी। तो इस पाई स्क्वायर से ये पाई कट जाएगा, ये आ जाएगा 3 पाई अपॉन में रो जी। तो ये t के बराबर ये आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, डेंसिटी ऑफ अर्थ उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं और g की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ऐसा पुट कर देने के बाद जो t की वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 84.6 मिनट। तो यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू जो आएगी 84.6 मिनट। तो एक सैटेलाइट जो बिल्कुल अर्थ के पास, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि हमने ये कम माना था एच इज़ वेरी लेस देन आर, तो वो लगभग 84.6 मिनट लेता है एक साइकिल कंप्लीट करने में, टू मूव ए कंप्लीट साइकिल और कंप्लीट सर्कल अराउंड द अर्थ। तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल इससे आगे स्टडी करेंगे। थैंक यू।